1999 में दुनिया के सबसे बड़े देश में एक अजीब चीज हुई। एक ऐसा आदमी जिसका नाम देश के बाहर लगभग किसी ने नहीं सुना था, अचानक नेशनल हेडलाइंस में आने लगा। ना वो मूवी स्टार था, ना कोई फेमस पॉलिटिशियन, ना ही किसी पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से उसका कनेक्शन था। लेकिन कुछ ही महीनों में वो एक न्यूक्लियर सुपर पावर का लीडर बन गया। और सिर्फ लीडर ही नहीं, अगले 2 दशकों तक वो रशिया की पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल चेहरा बना रहा। आज उसका नाम दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल लीडर्स में गिना जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस आदमी को 1990s के आखिर तक ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, वो अगले 25 सालों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में कैसे बना रहा। 25 साल से ज्यादा वक्त से एक नाम रशिया की पॉलिटिक्स पर छाया हुआ है। प्रेसिडेंट्स आए और गए, वर्ल्ड लीडर्स बदलते रहे, लेकिन एक आदमी पावर के सेंटर में बना रहा। तो सवाल ये है, आखिर एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आया आदमी रशिया का सबसे पावरफुल लीडर बना कैसे? और सबसे बड़ी बात, इतने सालों बाद भी दुनिया उसके बारे में इतनी डिवाइडेड क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, एक ऐसे लीडर की जिसे कुछ लोग रशिया की स्टेबिलिटी का सिंबल मानते हैं और कुछ लोग 21st सेंचुरी के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर्स में से एक। तो आइए जानते हैं व्लादिमीर पुतिन की पूरी कहानी। 1952 में लेनिनग्राड यानी आज का सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन का जन्म होता है। ये वो शहर था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी तबाही के असर झेल रहा था। टूटी हुई इमारतें, स्केर्सिटी और एक कांस्टेंट सर्वाइवल एनवायरनमेंट। पुतिन एक ऑर्डिनरी सोवियत फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत मिलिट्री यूनिट के साथ जुड़े रहे थे और जंग में घायल भी हुए थे। उनकी मदर मारिया इवानोवना पुतिना एक फैक्ट्री में वर्कर थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुतिन के 2 बड़े भाई बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ बड़े होने वाले इकलौते बच्चे थे। बाद में पुतिन ने अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हुए उन्हें हार्ड वर्किंग और रेजिलिएंट लोग बताया, जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी फैमिली को संभाला। पुतिन का बचपन किसी कंफर्टेबल या प्रिविलेज्ड सेटिंग में नहीं गुजरा। वो एक क्रैम्प्ड कम्युनल अपार्टमेंट में रहते थे, जहां मल्टीपल फैमिलीज एक ही किचन शेयर करती थीं और प्राइवेसी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बाद में पुतिन ने अपनी 2000 की इंटरव्यू बेस्ड ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन में अपने बचपन के एनवायरनमेंट को याद करते हुए कहा कि उस दौर ने उन्हें एक बेसिक रियलिटी समझा दी। कमजोर दिखना रिस्क बन सकता है, क्योंकि दुनिया उसी को पुश करती है जो डिफेंसलेस लगता है। इसी फेज में उनका इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स की तरफ बढ़ता है, संबो और जूडो। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं था, बल्कि डिसिप्लिन, कंट्रोल और सेल्फ डिफेंस का स्ट्रक्चर्ड वे था। और धीरे धीरे यही माइंडसेट उनकी पर्सनालिटी का कोर बन गया। पुतिन अपनी इसी इंटरव्यू में एक चाइल्डहुड इंसिडेंट भी डिटेल में याद करते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार वो एक रैट को एक हॉलवे में कॉर्नर कर देते हैं। रैट इनिशियली भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके पास एस्केप का रास्ता नहीं बचता तो वो अचानक पलटकर पुतिन पर अटैक कर देती है। इस इंसिडेंट को याद करते हुए पुतिन ने डायरेक्टली इसे एक लाइफ लेसन के रूप में एक्सप्लेन किया। नेवर कॉर्नर एनीथिंग, नो वन शुड बी पुट इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो वे आउट। यानी उनके हिसाब से जब किसी को एस्केप का ऑप्शन नहीं मिलता तो उसका रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल और अग्रेसिव हो सकता है। चाहे इस इंटरप्रिटेशन को लोग साइकोलॉजिकल मेटाफर माने या सिंपल चाइल्डहुड मेमोरी, लेकिन पुतिन ने खुद इस इंसिडेंट को अपनी थिंकिंग और वर्ल्ड वाइड का एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बताया है। जवानी में व्लादिमीर पुतिन का एक क्लियर गोल था केजीबी ज्वाइन करना। उस वक्त केजीबी सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, वो सोवियत यूनियन के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में से एक मानी जाती थी। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन केजीबी में रिक्रूट हुए
और 1985 में उन्हें ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में पोस्ट किया गया। आज जब लोग पुतिन के करियर को देखते हैं तो अक्सर स्पाइस और सीक्रेट ऑपरेशंस की बात करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन किसी कोवर्ट मिशन से नहीं आया, वो आया एक सिस्टम को टूटते हुए देखकर। 1989 में बर्लिन वॉल गिरने लगी। ईस्टर्न यूरोप में सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट्स एक के बाद एक कोलैप्स हो रही थी। सालों बाद पुतिन ने अपनी मेमोयर फर्स्ट पर्सन में उस रात को याद करते हुए लिखा कि जब ड्रेसडेन में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती नजर आई तो उन्होंने मॉस्को से मदद मांगी, लेकिन जो जवाब मिला वो सिर्फ एक लाइन थी, मॉस्को इज साइलेंट। कुछ शब्दों का ये जवाब उनके लिए सिर्फ कम्युनिकेशन फेलियर नहीं था, ये उस सिस्टम की वीकनेस का सिग्नल था जो कभी दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर्स में से एक माना जाता था। फिर 1991 में सोवियत यूनियन खुद कोलैप्स हो गया। बाद के सालों में पुतिन ने सोवियत यूनियन के ब्रेकअप को द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी ऑफ द 20th सेंचुरी कहा। इस स्टेटमेंट से हर कोई अग्री नहीं करता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उनके लिए सोवियत कोलैप्स सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसने उनकी पॉलिटिक्स, स्टेट अथॉरिटी और स्टेबिलिटी को देखने की सोच पर गहरा असर छोड़ा। 1990s का रशिया अनसर्टेनिटी और कियोस के दौर से गुजर रहा था। इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, इन्फ्लेशन हाई थी और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद लोगों का इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा भी कमजोर पड़ चुका था। इसी दौरान व्लादिमीर पुतिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स के करीब आए। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने मेयर एनाटोली सोबचक के अंदर काम किया। यहीं से उन्हें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पावर के कॉरिडोर्स को समझने का मौका मिला। लेकिन जब सोबचक इलेक्शन हार गए तो ऐसा लगा जैसे पुतिन का पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बाहर करियर ऑप्शंस पर भी सोचा, लेकिन कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। पुतिन को मॉस्को बुलाया गया और क्रेमलिन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जगह मिल गई। वो पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रहते थे, ना बड़े स्पीचेस, ना टेलीविजन पर ड्रामेटिक अपीयरेंसेस, लेकिन क्रेमलिन के अंदर उनकी रेपुटेशन एक डिसिप्लिन और डिपेंडेबल एडमिनिस्ट्रेटर की बनती जा रही थी। 1990s के आखिरी सालों तक प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन की पॉपुलैरिटी गिर रही थी। रशिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जूझ रहा था। क्रेमलिन को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो लॉयल हो, सिस्टम को समझते हो और प्रेशर में भी काम कर सकें। पुतिन ने इसी दौरान कई इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाली, पहले प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी FSB के डायरेक्टर बने और बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनका रोल बढ़ता गया। धीरे धीरे येल्त्सिन के आसपास के पावर सर्कल का भरोसा उन पर मजबूत होता गया। इसी बैकग्राउंड में अगस्त 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। उस वक्त देश के ज्यादातर लोग पुतिन को मुश्किल से जानते थे, लेकिन क्रेमलिन के अंदर उन्हें एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा जा रहा था जो क्राइसिस के दौरान भी सिस्टम को एफिशिएंटली चला सकता था। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। 31 दिसंबर 1999 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी, बोरिस येल्त्सिन ने अचानक अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया और व्लादिमीर पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। एक फॉर्मर KGB ऑफिसर जो कुछ साल पहले तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिलेटिवली अननोन था, अब दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में से एक का लीडर था। 2000s के शुरुआती सालों में रशिया ने इकोनॉमिक रिकवरी देखी। ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से रेवेन्यू बढ़ा, इकोनॉमी ग्रो हुई, एवरेज इनकम्स इंप्रूव हुई और पॉवर्टी रेट्स भी 1990s के मुकाबले में नीचे आई। सपोर्टर्स के लिए ये साल इस बात का सबूत था कि रशिया कियोस के दौर से निकलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था।
और इसी दौरान व्लादिमीर पुतिन की इमेज सिर्फ प्रेसिडेंट की नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और स्टेट रिकवरी के सिंबल की तरह मजबूत होने लगी। पुतिन सिर्फ लीडर नहीं बने, वो एक केयरफुली बिल्ट पॉलिटिकल इमेज भी बन गए। जूडो ट्रेनिंग, मिलिट्री विजिट्स, कंट्रोल्ड पब्लिक अपीयरेंसेस और केयरफुली मैनेज्ड कम्युनिकेशन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी पावर होती है और पुतिन ने अपनी इमेज को एक सिंबल बना दिया, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और कंट्रोल का सिंबल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी विजिबल उनकी पॉलिटिकल इमेज थी उतनी ही इनविजिबल उनकी पर्सनल लाइफ रही। पुतिन ने हमेशा अपनी फैमिली को पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रखा। उनकी वाइफ ल्यूडमाइला और उनकी 2 बेटियां मारिया और कैटरीना बहुत कम ही पब्लिक अपीयरेंसेस में नजर आई। कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। पब्लिक डिस्कशन हमेशा व्लादिमीर पुतिन नाम के लीडर पर रहे, व्लादिमीर पुतिन नाम के इंसान पर नहीं, और शायद इसी वजह से उनकी पॉलिटिकल इमेज और पर्सनल लाइफ के बीच एक क्लियर वॉल बनी रही। लेकिन हर पावरफुल इमेज के साथ एक दूसरी कहानी भी चलती है और यहीं से व्लादिमीर पुतिन की कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर भी शुरू होता है। जितने स्ट्रॉन्ग उनके सपोर्टर्स हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग उनके क्रिटिक्स भी। क्रिटिक्स का कहना है कि पुतिन के रूल के दौरान रशिया में पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होती गई। इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स पर रेस्ट्रिक्शंस और प्रेशर की कंसर्न्स बार बार उठाए गए। पॉलिटिकल अपोजिशन के कई लीडर्स और एक्टिविस्ट ने भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हुए चैलेंजेस का सामना किया। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन तब मिली जब अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी पुतिन के सबसे प्रोमिनेंट क्रिटिक्स के रूप में उभर कर सामने आए। नावल्नी और उनके सपोर्टर्स करप्शन और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाते रहे। इसके अलावा रशिया की फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। पर्टिकुलरली 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया और 2022 में रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद पुतिन की लीडरशिप ग्लोबल डिबेट का सेंटर बन गई। सपोर्टर्स इन एक्शन को रशिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से जोड़ते हैं, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि इन डिसीजंस ने रशिया को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और सैंक्शन का सामना करने पर मजबूर किया। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन को समझना आसान नहीं है। कुछ लोग उन्हें मॉडर्न रशिया की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का सिंबल मानते हैं, कुछ लोग उन्हें डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल फ्रीडम्स के लिए चैलेंज के रूप में देखते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं जिनके बारे में ओपिनियंस इतने शार्पली डिवाइडेड हों। तो आखिर व्लादिमीर पुतिन इतने सालों तक पावर में कैसे बने रहे? शायद इसका जवाब सिर्फ पुतिन में नहीं बल्कि उस रशिया में छुपा है जहां लोगों ने कियोस देखा, अनसर्टेनिटी देखी और फिर स्टेबिलिटी की तलाश की। कुछ लोग उन्हें मॉडर्न रशिया का आर्किटेक्ट मानते हैं, कुछ लोग उन्हें एक्सेसिव पावर का सिंबल। लेकिन एक बात से इनकार करना मुश्किल है, पिछले 25 सालों में दुनिया के बहुत कम लीडर्स ने ग्लोबल पॉलिटिक्स पर उतना असर छोड़ा है जितना व्लादिमीर पुतिन ने। और शायद इसीलिए पुतिन को समझना सिर्फ एक लीडर को समझना नहीं बल्कि मॉडर्न रशिया को समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस।